Student, this is our lecture number 1 of chapter Chemical Reaction and Equation. We have already studied this chapter, but most of the students are absent at that time, so I am giving a quick recap of this chapter. तो our first heading is important terms for writing chemical equations. तो देखिए इसके अंदर आपके आयंस के बारे में बताया गया है. तो देखिए आयंस आपके टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ कैटायन which contain positive charge, second one is anion which contain negative charge. तो कैटायन वो होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन वो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. तो देखिए इन पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आते कैसे हैं. जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और डोनेट ये इस वजह से करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ताकि ये स्टेबल हो जाए. एनायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ताकि ये भी स्टेबल हो जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट यानी कि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास दो वे हैं, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे. तो इसके लिए ईजी ही होगा ये किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे. तो जो इसकी फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, जब ये दे देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि एन पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 28. यानी कि इसकी वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो ये क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो इसने एक चार्ज दिया तो इस पर क्या आया, पॉजिटिव. तो ये देखिए इसी वजह से आपने यहाँ पे भी देख सकते हैं हाइड्रोजन पे +1, क्योंकि ये भी एक देता है, पोटेशियम पे +1 ये भी एक देता है, और आपका सोडियम पे +1, ये हाइड्रोजन पे +1, पोटेशियम पे +1, सोडियम पे +1, ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करते हैं ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकें. अब देखिए सेकंड एग्जांपल में क्लोरीन, इसका होता है 17, ये है 287 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखिए इसके पास भी दो वे हैं, या तो किसी को अपने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे. तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और फिर ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 288, और इस पर चार्ज आ जाएगा Cl-1. ठीक है ना, ये -1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, बस Cl नेगेटिव लगा देते हैं, इससे पता चल जाता है -1 है. तो देखिए अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल हो गया है. तो देखिए यहाँ पे एक टेबल गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक के इस टेबल को आपको लर्न करना है. लर्न क्या करना है इसके अंदर, जैसे आपको पता होना चाहिए सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और उसका चार्ज भी याद होना चाहिए कि Na पे +1 चार्ज होता है. हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH और इस पर चार्ज -1 होता है. ये सब आपको याद होना चाहिए कि सल्फेट का सिंबल होता है SO4 और इस पर चार्ज होता है 2 नेगेटिव. देखिए अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी इस चैप्टर के अंदर भी और आगे केमिस्ट्री के अंदर भी. तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है. उसके बाद देखिए मेटल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. जो मेटल होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो अकेले रहते हैं, जैसे K, Na, Zn, Cu, Fe, Al. जबकि नॉन मेटेलिक गैसेस जो हैं वो डायटोमिक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है. डायटोमिक यानी कि जैसे कि ऑक्सीजन किस में एग्जिस्ट करती है, O, यानी कि 2 एग्जिस्ट करती हैं एक साथ, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2. तो अगर आपसे कहे कोई कि सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो देखिए सोडियम के लिए लिखेंगे आप Na और ऑक्सीजन के लिखेंगे O2, क्योंकि आपको पता है कि ये नॉन मेटेलिक गैस है और ये डायटोमिक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, जबकि सोडियम फ्री स्टेट में यानी कि अकेला आता है. ठीक है ना, अकेला एग्जिस्ट करता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. नाउ यहाँ पे देखिए कुछ डाइऑक्साइड के फार्मूले गिवन है, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी कि सल्फ़र, डाई यानी कि 2 और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन. ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मीन्स कार्बन, डाई मीन्स 2, ऑक्साइड मीन्स ऑक्साइड. ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई और ये ऑक्साइड. ये सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए. जैसे अमोनिया का फार्मूला NH3 है, मीथेन का फार्मूला CH4 है. और बर्निंग का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, क्योंकि बर्निंग किसके प्रेजेंस में होती है, एयर में O2 प्रेजेंस होती है. जैसे आपसे अगर किसी ने कहा मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, तो यानी कि मैग्नीशियम एयर में बर्न हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है, Mg+O2. ठीक है. इसके बाद देखिए आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. देखिए रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है अगर हम नीचे की साइड जा रहे हैं. तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन है, प्लेटिनियम. ठीक है ना. तो अब ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए.
अब इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद रखना है आपको, जैसे इस बिल्कुल सीरीज़ वाइज याद रखना है कि सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो देखिए ऐसे आपके लिए हार्ड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट, लर्न करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो मैं एक एक्रोनिम बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप इसे याद रखिएगा। तो देखिए ऐसे याद रखेंगे आप इसे, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है ना, एक बार मैं और इसे रिपीट कर रहा हूँ, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। क्लियर है ना बात। और आपको इसमें सिंबल भी याद होने चाहिए, जैसे जिंक के लिए क्या यूज़ होता है, Zn, आयरन के लिए Fe, लेड के लिए Pb, कॉपर के लिए Cu, मरकरी के लिए Hg, सिल्वर के लिए Ag, गोल्ड के लिए Au और प्लेटिनियम के लिए Pt। अब देखिए केमिकल रिएक्शन, देखिए दो तरह के चेंज होते हैं, एक केमिकल चेंज और एक फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज वो होते हैं जिन्हें हम दोबारा वापस भी ला सकते हैं, जैसे वाटर से आइस बनाना और फिर आइस से वाटर बनाना। केमिकल रिएक्शन जो केमिकल चेंज होते हैं वो मतलब रिवर्सिबल होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ज़्यादातर वो चेंज नहीं ला सकते अपने। और एक केमिकल सब्सटेंस जो है दूसरे केमिकल सब्सटेंस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो पहला वाला था यानी कि जो ओरिजिनल था उससे न्यू सब्सटेंस यानी कि जो पहले वाले से दूसरा वाला बना, उन दोनों की ओरिजिनल सब्सटेंस और न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत डिफरेंट होती हैं। तो देखिए केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कॉल, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा। जैसे मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में, इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कॉल एक्सेट्रा। In a chemical reaction, new substances is formed which is completely different in properties from the original substance. So in a chemical reaction, chemical change take place. तो देखिए इसमें बताया है वही बात कि केमिकल रिएक्शन के अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है ओरिजिनल सब्सटेंस से। इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन के अंदर एक केमिकल चेंज होता है। देखिए इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट गिवन है जी, जब आपके मतलब पेंडेमिक ख़त्म होगी उसके बाद जब आप स्कूल के अंदर आएंगे केमिस्ट्री लैब के अंदर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे भी। देखिए एक मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन यानी कि रिबन जो कि मैग्नीशियम से बना हुआ है, उसे जब हम जलाते हैं, ठीक है ना, तो वो उससे जो फ्लेम होता है वाइट कलर का फ्लेम निकलता है और वो मैग्नीशियम रिबन बर्न होने के बाद वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है और इस वाइट पाउडर को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना। और ये वाइट पाउडर क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि मैग्नीशियम की किसके साथ रिएक्शन हुई है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की क्यों, क्योंकि जब हम बर्न करते हैं तो बर्न करने का मतलब मैंने बताया था कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। अब इसके अंदर देखिए मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसे जो है ना सैंड पेपर से रब करते हैं, उसे क्लीन करते हैं। सैंड पेपर जो रेगमाल होता है उससे हम उसे साफ़ करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये रिएक्ट कर लेता है, ठीक है ना, और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा लेता है किसकी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की। और जब ये मैग्नीशियम कार्बोनेट की इसके ऊपर लेयर चढ़ जाती है और हम इसे जलाते हैं तो ये जल्दी से जलता नहीं है। तो इसे अच्छे से बर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से बर्न कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ के देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। जैसे कि मैंने आपको बातें बताई थी कि जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न्स करोगे ये कैसे वाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा और वाइट पाउडर के अंदर चेंज हो जाएगा। और ये वाइट पाउडर क्या है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये किस वजह से वाइट पाउडर फॉर्म होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की आपस में रिएक्शन होने की वजह से। जैसे ये गिवन है मैग्नीशियम की किसके साथ रिएक्शन करें, ऑक्सीजन की। मैग्नीशियम कहाँ से आया, रिबन से, ऑक्सीजन एयर से, और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, MgO। ठीक है ना, ये MgO क्या है आपका, वाइट पाउडर। अभी देखिए नोट लिखा हुआ है, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। This is done to remove the protective layer of basic magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon so that it may readily combine with the oxygen of air। देखिए जो बात मैंने बताया था कि इसे बर्न करने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन कर लेते हैं सैंड पेपर से, और ये इस वजह से किया जाता है जिससे इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की वो हट जाए और ये रीडली फायर को कैच कर ले। रीडली यानी कि बड़ी जल्दी से, बड़ी आसानी से। देखिए कॉमन ऑब्जर्वेशन इन अ केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं हम, जैसे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि
जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट चेंज होने का मतलब है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, या लिक्विड से गैस के अंदर, या फिर किसी एक्वा स्टेट के अंदर। यह है स्टेट का चेंज होना। स्टेट होती हैं आपकी 4 टाइप्स की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 4 को पढ़ना है। फिर देखिए चेंज सॉरी चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो सब्सटेंस का कलर है वो चेंज हो जाता है, यानी कि ग्रीन से वो ब्लू हो जाता है, या फिर ब्लू से येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ रिएक्शन के अंदर कलर का चेंज आता है, कुछ रिएक्शंस के अंदर स्टेट का चेंज आता है, कुछ रिएक्शन के अंदर गैस इवॉल्व होती है, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनके अंदर टेम्परेचर चेंज होता है। अब देखिए ये जो है ना, इन सब के एग्जांपल हम अभी जब रिएक्शंस पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन के अंदर स्टेट चेंज हो रही है, कौन सी के अंदर जो कलर है सब्सटेंस का वो चेंज हो रहा है, किसके अंदर गैस इवॉल्व हो रही है, किसके अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो अभी तक हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन के पहले देखिए 2 पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी कि वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं नए प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होते हैं? न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो नए सब्सटेंस बनते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के बाद, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि देखिए इसकी मीनिंग क्या है, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के थ्रू, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो वाटर। ये तो हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर आप इसे सिंबल्स में लिखेंगे, जैसे H2 प्लस O2, इससे आपको मिला H2O, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब है किसी चीज़ को उस जो मतलब ये वर्ड्स में ना लिख के किस में लिखना है? आपको सिंबल्स में लिखना है, और साथ ही साथ उनकी स्टेट भी मेंशन करनी है। स्टेट यानी कि देखो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। H2O क्या है? लिक्विड है। ठीक है ना? ये देखिए इससे आपकी जो रिएक्शन है ना वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन गई। इन्फॉर्मेटिव कैसे बन गई? देखो यार, कंसाइज भी हो गई। कंसाइज यानी कि शॉर्ट भी हो गई। देखो ये कितनी बड़ी थी, अब इससे क्या हो गई? सिंबल्स में लिखने की वजह से शॉर्ट भी हो गई और इन्फॉर्मेटिव भी हो गई। इन्फॉर्मेटिव यानी कि हमें ये भी पता चल गया हाइड्रोजन गैस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस स्टेट में है, और वाटर लिक्विड स्टेट में है। तो देखो केमिकल इक्वेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम जो है केमिकल रिएक्शन को एक कंसाइज और इन्फॉर्मेटिव वे में लिख सकते हैं। अब देखिए A प्लस बी चेंजेस टू C प्लस डी। इन दिस इक्वेशन A एंड B आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड C एंड D आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन के अंदर देखो A और B तो क्या है? आपके रिएक्टेंट, और C एंड D क्या है? प्रोडक्ट। और इसके अंदर जो ये एरो है ये शो कर रहा है कि रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव हो रही है। और अगर देखो कोई कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ एनी इज़ रिटन जनरली अबाउट द एरो। अगर कोई कंडीशन होती है यानी कि रिएक्शन किसी कंडीशन के अंडर हो रही है, अगर हमने इसमें प्रेशर अप्लाई किया हुआ है तो हम तो इस पर लिख देंगे 340 ATM कि इतना प्रेशर हमने इसमें अप्लाई किया है। अगर हमने टेम्परेचर अप्लाई किया है तो हम इसमें लिख देंगे 300 डिग्री सेल्सियस के इतना टेम्परेचर हमने लिखा है। यानी कि या तो इस एरो के ऊपर लिखेंगे कंडीशन या इस टेम्परेचर में। ठीक है, जो इस एरो के ऊपर या इस एरो के नीचे। ATM क्या है? देखिए ये SI यूनिट है प्रेशर की। जैसे टेम्परेचर की क्या है? सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है। इसी तरह जो प्रेशर है उसकी SI यूनिट क्या है? ATM। जैसे मेज़रमेंट की क्या होती है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। ऐसे ही प्रेशर की क्या है? ये ATM। देखिए ये रिएक्शन डिफरेंस करके दिखाया हुआ है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बीच में। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या मिलता है? वाटर। देखो ये क्या है? आपकी केमिकल रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब देखो इस रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? केमिकल इक्वेशन के थ्रू। यानी कि देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2। देखो इसमें लिखा हुआ भी H2 गैस स्टेट में, O2 गैस स्टेट में, और LB क्या है? ये वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट के अंदर है। इन फर्स्ट इक्वेशंस वर्ड आर यूज। पहली इक्वेशन के अंदर आपने देखा वर्ड यूज़ किए हुए थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। एंड इन सेकंड सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू राइट द केमिकल इक्वेशन। और सेकंड वाले अंदर सब्सटेंसेस के सिंबल्स लिखे हुए थे जिससे हमने केमिकल इक्वेशन को लिखा है। फॉर कन्वीनियंस सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस इज यूज टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन।
हमें ईजी हो, इस वजह से हम सिम्बल्स को यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस के केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। केमिकल इक्वेशन इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इन कंसाइज एंड इन्फॉर्मेटिव वे। तो केमिकल इक्वेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं कंसाइज यानी कि शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वे के अंदर। आप ये देखिएगा, केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। केमिकल इक्वेशन दो तरह की हो सकती हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जब हर एलिमेंट के एटम जो हैं, हर एलिमेंट के एटम जो हैं वो दोनों साइड पे इक्वल हों। दोनों साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी दोनों के एलिमेंट जो हैं वो, दोनों एलिमेंट के एटम जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो देखिए इस साइड एक Zn है और प्रोडक्ट साइड भी एक ही Zn है। इस साइड दो H हैं, इस साइड भी दो H हैं, इस साइड एक S है, इस साइड भी एक S है, इस साइड O4 है, इस साइड भी O4 है। तो ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक, हाइड्रोजन एंड सल्फेट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। तो कह रहा है कि इस इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन, सल्फेट और ऑक्सीजन के जो एटम हैं दोनों साइड पे क्या है, इक्वल हैं। तो ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कि मास ना ही तो क्रिएट हो सकता और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। यानी कि जितना जिंक इस साइड है उतना ही जिंक इस साइड होगा। यानी कि अगर 1 kg जिंक इस साइड है तो 1 kg जिंक इस साइड होगा। अगर 2 kg हाइड्रोजन इस साइड है तो 2 kg हाइड्रोजन इस साइड होगा। अगर 1 kg ऑक्सीजन इस साइड है तो 1 kg ऑक्सीजन इस साइड होगा। इसी वजह से देखिए हम जो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए जो नंबर ऑफ एटम है हर एलिमेंट के दोनों साइड पे क्या करते हैं, इक्वल रखते हैं। यानी कि जितने जिंक के एटम इस साइड हैं रिएक्टेंट साइड में, उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, जिससे जो मास है वो रिएक्टेंट के वक्त भी और प्रोडक्ट के वक्त भी बिल्कुल इक्वल हो। तो अगर आपसे पूछे कि हम बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को, तो हम कहेंगे कि बैलेंस करने का हम इस वजह से इस लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए बैलेंस करते हैं, जिससे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे जो नंबर ऑफ एटम है दोनों एलिमेंट के वो बराबर रहे हैं। तो देखिए, टू ओबे दिस लॉ द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। यानी कि इस लॉ को ओबे करने के लिए, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए जो टोटल मास है रिएक्टेंट साइड में वो किसके बराबर होना चाहिए, टोटल मास जो है प्रोडक्ट साइड में। ठीक है ना। और इसे दूसरे वर्ड्स में हम कैसे कह सकते हैं, और वी कैन से दैट इनिशियल नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द फाइनल नंबर ऑफ एटम्स। यानी कि इनिशियल नंबर जो हैं एटम के, किसी भी एलिमेंट के जो इनिशियल नंबर हैं ऑफ एटम्स हैं वो फाइनल नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होने चाहिए उसी एलिमेंट के। ठीक है, तभी वो क्या होंगे, इक्वल। यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे हर एलिमेंट के एटम जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। देखिए बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बिल्कुल अपोजिट। If the number of atoms of each element in reactant is not equal to the number of atoms of each element present in product, then the chemical equation is called unbalanced chemical equation. अगर नंबर ऑफ एटम हर एलिमेंट के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम हर एलिमेंट के इक्वल नहीं है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल Fe प्लस में H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे देखिए आयरन का एक एलिमेंट है Fe और यहाँ पे आयरन के 3 एलिमेंट हैं Fe3। तो देखिए ये इक्वल नहीं है, इस वजह से क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। O भी देखिए आप, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो इस वजह से क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इन दिस एग्जाम्पल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल ऑन टू साइड्स ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली 1 एटम इज प्रेजेंट while 3 आयरन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज़ एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। वही बात इन्होंने कही है कि इस एग्जाम्पल के अंदर रिएक्टेंट साइड में आयरन का एक एलिमेंट प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड पर आयरन के 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, इस वजह से ये क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसके बाद देखिए बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उन्हें हमें बैलेंस करना होता है, क्यों, जिससे हम लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर सकें, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे हर एलिमेंट के एटम बराबर हों। लेकिन देखिए ये एक प्रोसेस है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसे हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है बात, हम इसे भी स्किप कर देंगे। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैसे हम केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं।
जैसे हमने केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो कैसे इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस अ केमिकल इक्वेशन बिकम मोर इन्फॉर्मेटिव। यानी कि अगर हम उसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन कर देते हैं तो उससे जो हमारी क्या नाम है केमिकल इक्वेशन होती है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन जाती है। यानी कि हम उसके स्टेट के बारे में मेंशन कर देते हैं कि ये गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या एक्वस स्टेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल गैसियस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी, लिक्विड स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, सॉलिड लिक्विड इज रिटन बाय सिंबल स्मॉल एस, एक्वस सॉल्यूशन सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर इज रिटन बाय स्मॉल सिंबल ए क्यू। तो देखिए गैसियस स्टेट में अगर कोई है तो उसके सामने आप स्मॉल जी बना देंगी, लिक्विड स्टेट के अंदर कोई प्रेजेंट है तो उसके सामने स्मॉल एल बना देंगी, सॉलिड स्टेट के सामने में कोई अगर प्रेजेंट है तो उसके सामने स्मॉल एस बना देंगी। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि कोई भी चीज़ अगर पानी में डिजॉल्व है तो उसे हम कहेंगे एक्वस स्टेट के अंदर है वो। क्लियर है बात। और उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए क्यू। इससे हमारी इक्वेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड की किस तरह और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं हम, राइटिंग द कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक प्लेस। हम कंडीशन मेंशन कर सकते हैं कि किसके अंदर रिएक्शन हो रही है। यानी कि हम उस रिएक्शन के अंदर कितना प्रेशर अप्लाई करना है या कितना टेम्परेचर अप्लाई करना है या सनलाइट की प्रेजेंस में करानी है, कैसे भी हमें करानी है, ठीक है ना। तो वो हम उसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं। उससे भी हमारी इक्वेशन जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन जाती है। द कंडीशन इज़ जनरली रिटन अबाव और बिलो द एरो ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। और जो कंडीशन है वो जो एरो है इसके ऊपर या नीचे लिखी जाती है। जैसे ये CO2 + 2H2 गिव्स CH3OH। तो देखो इसके अंदर हमने कंडीशन लिखी है 340 ATM। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर हमें 340 ATM प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इतना प्रेशर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। यानी कि ये रिएक्शन होगी ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराना है तो इतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ना बात। तो देखो हमें पता चल गया इतना प्रेशर अप्लाई करना है तो हम डायरेक्ट इतना प्रेशर अप्लाई कर देंगे। अगर ये ना पता होता तो हम अलग अलग तरह के प्रेशर अप्लाई करते बहुत टाइम लग जाता। तो इस वजह से जो जिस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है अगर हम उसे मेंशन कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। फिर देखिए कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट एक केमिकल है जो कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड बढ़ा देता है रिएक्शन की बिना उसमें पार्टिसिपेट किए हुए। यानी कि अगर कोई रिएक्शन 15 मिनट में हो रही है, अगर उसके अंदर हम एक कैटलिस्ट डाल दें, कैटलिस्ट यानी कि एक केमिकल डाल दें, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी कि उसका मास ना तो रिएक्टेंट साइड में कैलकुलेट होगा ना प्रोडक्ट साइड में कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। यानी कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है लेकिन रिएक्शन को तेज़ करा देगा। यानी कि 15 मिनट के बजाय वो 2 मिनट में हो जाएगी। इसे कहते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या है, केमिकल है विच इज़ इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इट। फॉर एग्जाम्पल CO + 2H2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हम हाइड्रोजन को रिएक्ट करा रहे हैं तो उस पर हम इतना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ये तो क्या है कंडीशन, 300 ATM 300 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर। और ये ZNO + CrO2 जो ये आपके एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है ये होता है आपका कैटलिस्ट। ये केमिकल है जिससे रिएक्शन जो है तेज़ी के साथ हो जाएगी लेकिन इसका मास ना तो रिएक्टेंट साइड में ऐड होगा ना प्रोडक्ट साइड के अंदर। यानी कि ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा है। इसे कहते हैं कैटलिस्ट। Thus, by writing the symbols of physical state of a substance and the condition under which reaction take place, a chemical equation can be made more informative। यानी कि अगर हम सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट के सिंबल लिख दें और ये बता देंगे किस कंडीशन के अंदर रिएक्शन हो रही है और कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया हुआ है, तो हमारी जो एक केमिकल इक्वेशन है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन जाती है। इसके बाद देखिए दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सो मीन्स होता है आउट यानी कि बाहर निकलना, थर्म मीन्स हीट यानी कि हीट का बाहर निकलना है, तो वो क्या कहलाएगा एक्सोथर्म। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जिन रिएक्शंस के अंदर हीट बाहर निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देखो, रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जिन रिएक्शंस के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या रिएक्शन विच रिलीजेज एनर्जी यानी कि जिन रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज इन रेस्पिरेशन प्रोसेस एनर्जी इज़ रिलीज, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। क्विक क्लाइम, देखिए क्विक क्लाइम का फॉर्मूला होता है, क्विक क्लाइम इसका कॉमन नेम है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ एडिड टू वाटर, इट डिकम्पोजेज एंड रिलीज एनर्जी। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये टूटता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। जैसे देखिए
ये कैल्शियम जो है ना, क्विकलाइम जो है, इसे कहते हैं चूने को, जो सूखा चूना होता है, CaO, ठीक है ना, एक क्विकलाइम है। जब इसके अंदर हम वाटर को ऐड करते हैं, देखो वाटर का फार्मूला होता है H2O। H2O को हम देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं H.OH, ठीक है ना, देखो 2 H हैं और एक O है। तो देखिए H पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज, Ca पे पॉजिटिव चार्ज और O पे नेगेटिव चार्ज। Ca पे पॉजिटिव और O पे नेगेटिव। ऐसे ही H.OH में H पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव। ये देखो, जब तुम वो टेबल लर्न कर लोगे ना फर्स्ट और सेकंड पेज वाली, तब पता चल जाएगा आपको किस पे क्या चार्ज। जैसे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या करेगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये क्या बना लेगा, CaOH2, और इसके अंदर क्या रिलीज़ होगी, हीट। तो देखिए इसके अंदर टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, ठीक है ना, जैसे हमने पढ़ा था ना पहले कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है ना टेम्परेचर का चेंज आता है, तो ये उसका एग्जाम्पल भी है। और ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसके अंदर हीट निकल रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, हीट रिलीज़ हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है। तो देखिए ये वो है, जब सूखे चूने के अंदर आप पानी डालते हैं ना, तो बहुत तेज़ी के साथ हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। पहले ज़माने में लोग बाग इनसे ही कली करते थे, वाइट वॉश जो करते थे ना अपनी वॉल्स को, वो इसी के थ्रू करते थे, सूखे चूने के अंदर पानी डालते थे और साफ का ये प्रिपेयर होता था स्लैग लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और ये स्लैग लाइम से हम अपनी वॉल्स को वाइट वॉश कर लेते थे। लेकिन देखिए जब हम अपनी वॉल्स को वाइट वॉश करते थे ना, वो इतनी ज़्यादा शाइन नहीं करती थी, वो शाइन 1 और 2 डेज़ के आफ्टर करती थी, ठीक है ना, 1-2 दिन बाद करती थी वो। क्यों? क्योंकि ये जो CaOH2 होता है ना, ये कैल्शियम, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये CaOH2 यानी कि स्लैग लाइम, जो आपने अपनी वॉल्स पे कर दिया है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, ये एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये इसके साथ रिएक्ट करके बनाता है CaCO3, ठीक है ना। CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मार्बल। अब देखिए मार्बल क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। तो जब आप वाइट वॉश कर लेते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर लेते हैं अपनी वॉल्स के ऊपर, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा शाइनी होता है। फिर जब यानी कि हम अपने उन्हें पेंट कर लेते हैं ना, वॉल्स को वाइट वॉश कर लेते हैं, तो वो 1-2 दिन बाद इस वजह से शाइन करते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ भी है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, कि यानी कि जो सॉल्यूशन बना स्लैग लाइम का, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, अपनी वॉल्स पे वाइट वॉश करने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है, और इसे कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर बना लेता है, और जिससे हमारी वॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन करने लगती हैं। ये रिएक्शन है, देखिएगा आप, CaOH2 + CO2 gives CaCO3 + H2। आपको याद रखना है कि क्विकलाइम का फार्मूला CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका स्लैग लाइम, और CaCO3 क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए क्विकलाइम तो है आपका सूखा चूना, स्लैग लाइम है चूने के अंदर पानी, और ये क्या है, जब ये चूने के अंदर पानी कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मार्बल। अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो रिएक्शंस विच एब्जॉर्ब्स और रिक्वायर एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि एंडो मीन्स इन, यानी कि जिन्हें देने की नीड है, थम मीन्स हीट, जिन्हें थम यानी कि हीट देने की नीड है, वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि वो रिएक्शंस जिन्हें, जो रिएक्शन एनर्जी जो है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, या जिन्हें हीट की नीड होती है, वो क्या कहलाती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस विच आर एंडोथर्मिक एज कुकिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ हीटिंग। क्योंकि देखिए कुकिंग क्या एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसे एनर्जी की नीड है। ऐसे ही देखिए जो फोटोसिंथेसिस है, जिसके फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है ना सनलाइट रिक्वायर होती है, ठीक है ना, अपना फूड बनाने के लिए प्लांट को सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके अंदर ये भी क्या है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you have any doubt, you can ask on WhatsApp group. Okay, thank you.